ठीक है, तो अपन पॉलिटी में क्या पढ़ रहे थे, जो पॉलिटी में अपन क्या देख रहे थे, प्रमुख राजनीतिक तथ्य अवधारणाएं। इसमें पॉलिटी में क्या देखा था, प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं। ठीक है, प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं क्या देखा था, प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं। ठीक है, इसमें पहले अपन ने देखा है राज्य, राज्य के बाद देखा अपन ने सरकार, उसके सरकार के बाद देखा अपन ने शासन, और शासन के बाद अपन ने देखा है लोकतंत्र। लोकतंत्र को आज देख लेंगे अपन। ठीक है, ये अपन सिस्टमेटिक बिल्कुल देखें। देखो पहले राज्य, राज्य के बाद सरकार, सरकार के बाद शासन, और शासन के बाद है लोकतंत्र। ये चारों चीजें अपन ने सिस्टमेटिक देखी है। राज्य में मैंने क्या बताया था, राज्य किसी भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। राज्य शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 में किया गया है। राज्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मैकैयावाली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। राज्य लातिनी भाषा के शब्द स्टेटस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च, अन्य की तुलना में सर्वोच्च। ठीक है, पश्चिमी दार्शनिकों के अनुसार, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, पश्चिमी दार्शनिकों के अनुसार राज्य शब्द की उपयुक्त परिभाषा राज्य किसी भी समाज की अमूर्त राजनीतिक संरचना है। अमूर्त जो बौद्धिक हो या जो मूर्त ना हो, जिसको देखा ना जा सके, वही क्या है, इसी को अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, किसी भी समाज की अमूर्त राजनीतिक संरचना। उसके के बाद अपने देखे थे राज्य के अवयव, मीन्स एक भूभाग होगा, उस भूभाग पे एक जनसंख्या होगी, और जनसंख्या पर मीन्स क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या पर शासन संचालित करने के लिए सरकार होगी, और सरकार मीन्स क्या होगा, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी, अर्थात इसके लिए संप्रभुता या सोवर्निटी होगी। ये राज्य के अवयव हैं। ठीक है, उसके बाद सोवर्निटी क्या बताई थी मैंने, अर्थात किसी राज्य या राष्ट्र अपने निर्णय लेते समय, अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय, आंतरिक और वैदेशिक निर्णय लेते समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ना होना या बाहरी दबाव का ना होना, इसे ही सामान्यतः सोवर्निटी, संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत देखे थे हमने। ठीक है, 4 सिद्धांत देखे थे। ठीक है, पहला कौन सा था आपका, सामाजिक समझौता था। इसमें क्या था, एक समय विशेष में राज्य में क्या आ गई थी, अस्थिरता आ गई थी। बड़ी मछली छोटी मछली को अपना मीन्स आहार समझने लगी थी, और धनवान और धनाढ्य लोग, ठीक है, जो थे ना गरीब तबका लोगों के नीचे थी, मीन्स कौन से थे, निम्न वर्ग के लोग थे, गरीब लोग थे, ठीक है, शोषित वर्ग थे, ठीक, वंचित वर्ग थे, उनका शोषण करने लगे थे। वहाँ की जनता, ठीक है, वहाँ की जो जनता थी उस क्षेत्र की, वो परेशान हो चुकी थी। जनता ने राजा मनु को अपना राजा माना और अपनी आय का 10%, ठीक है, राजा को देना सुनिश्चित किया, और कृषि का 1/3% भी राजा को देना सुनिश्चित किया। बदले में राजा मनु ने संपूर्ण जनता को सुरक्षा मुहैया कराई या सुरक्षा प्रदान की। इसे ही सामान्यतः सामाजिक समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका सेकंड आता है आंगिक सिद्धांत, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको आंगिक सिद्धांत या आपका, ठीक है, उसके बाद एक थ्योरी बोलते हैं ना, ऑर्गन थ्योरी। आंगिक सिद्धांत या फिर ये थ्योरी ऑर्गन थ्योरी। इसमें क्या है, इसमें राज्य की तुलना मनुष्य के किसी एक अंग से की गई है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से किसी अंग को हटा दिया जाता है तो शरीर की संकल्पना पूर्ण नहीं होगी, उसी प्रकार राज्य के जो अवयव है ना, उसमें से किसी को हटा दें तो उसको अपन पूर्ण राज्य नहीं कहेंगे। उसके बाद आता है आपका उसके बाद कौन सा सिद्धांत है, यांत्रिक सिद्धांत। इसमें क्या है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए राज्य की उत्पत्ति की है। उसके बाद आता है वर्गतंत्र, एक प्रकार का शोषण का माध्यम, एक प्रकार का शोषण का माध्यम। अगला टॉपिक लिया था अपन ने सरकार। सरकार क्या थी आपकी, शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा, ही सामान्यतः सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, शासन। एक क्या है, शासन क्या है, तंत्र या संगठनात्मक ढांचा। ठीक है, तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है, तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है, उसे ही सामान्यतः शासन के नाम से
जानते हैं। ठीक है, यदि उस तंत्र या संगठनात्मक ढांचे में जवाबदेहता है, पारदर्शिता है, जन कल्याणकारी है, लोक उपयोगी सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचा पा रहा है, और जन कल्याणकारी है, जनहितैषी है, लोक उपयोगी सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचा पा रहा है, और जो वंचित वर्ग है ना उनके कल्याण पर विशेष ध्यान दे रहा है, तो ऐसे शासन को अच्छा शासन, सुशासन और गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। यदि किसी तंत्र या, ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि यदि किसी तंत्र या संगठनात्मक ढांचे में जवाबदेहता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, और क्या जन कल्याणकारी नहीं है, लोक उपयोगी सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा है, या वंचित वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे शासन को कुशासन या बैड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। ये आपकी शासन की परिभाषा हो गई। ये क्या है? आपकी शासन की परिभाषा हो गई। उसके बाद देखते हैं शासन के प्रकार। ठीक है, शासन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी आपकी? एक तो एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली, एक क्या होता है? एकात्मक शासन प्रणाली, और एक क्या होती है? संघात्मक शासन प्रणाली। एक क्या बोलती है? संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, एक क्या है? एकात्मक शासन प्रणाली, एक आपकी संघात्मक शासन प्रणाली। उसके बाद आते हैं शासन के अंग। ये मैंने बता दिया है, सब आज रिवीजन करा रहा हूं। शासन के अंग कौन कौन से? एक तो विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका। ठीक है, ये क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखो, एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? इस क्षेत्र में या इस भूभाग में, ठीक है, यह भूभाग कैसा होता है? छोटा होता है, और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली में यहाँ का शासन सामान्यतः किसी एक तंत्र के द्वारा संचालित किया जाता है, या यूं कहें कि यहाँ पर सर्वोच्च में इस टॉप पे संविधान, उसके नीचे केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार से नीचे डायरेक्ट स्थानीय सरकार मीन्स लोकल बॉडी, जैसे नगर निगम हो गई, नगर पालिका हो गई, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गई, ठीक, ग्राम सभा हो गई। और इनसे स्थानीय सरकार से लाभान्वित कौन होता है? इससे लाभान्वित कौन होगा? जनता, या यूं बोलेंगे नागरिक। ये क्या है आपकी? इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको एकात्मक शासन प्रणाली। उसके बाद आता है संघात्मक शासन प्रणाली। एक ऐसा भूभाग जो बहुत बड़ा हो, बहुत विस्तृत हो, और वहाँ की जो होती है ना सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा हो, उसे ही सामान्यतः संघात्मक शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? किसी एक तंत्र के द्वारा शासन संचालित करना संभव नहीं है। हाँ, अगर कर भी सकता है, अगर कोई एक तंत्र शासन संचालित कर भी रहा है, तो यहाँ पर सुशासन की स्थापना नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि साम्राज्य या क्षेत्र कैसा है? बड़ा है। ठीक है, मीन्स क्या है? डाइवर्सिटी, विभिन्नता बहुत ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर देखो, सर्वोच्च पे टॉप पे कौन है? संविधान। फिर एक कौन है? केंद्र सरकार। दूसरा कौन है? राज्य सरकार। और दोनों से लाभान्वित कौन होगा? नागरिक। ये क्या है आपका? संघात्मक शासन प्रणाली। इतने बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, ये चीजें आपको लिखना है मेंस में जाके। ठीक है, उसके बाद एकात्मक शासन प्रणाली हो गई, संघात्मक शासन प्रणाली हो गई। ठीक है, उसके बाद यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत। उसके बाद देखेंगे संघात्मक शासन प्रणाली के मॉडल। उसके बाद अपन ने क्या देखे थे कल? संघात्मक शासन प्रणाली के मॉडल। इसमें एक तो आप इसमें क्या देखा था? एक तो आपका अमेरिकाई मॉडल देखा था, एक तो अमेरिकी मॉडल देखा था, एक कनाडाई मॉडल देखा था। एक क्या देखा था? कनाडाई मॉडल देखा था। एक अमेरिकी मॉडल, एक कनाडाई मॉडल। ठीक है, जो अमेरिकी मॉडल था क्या था? अमेरिकी मॉडल क्या है? अविनाशी राज्यों का और कौन सा? अविनाशी संघ है। ठीक है, और शक्तियों का बंटवारा केंद्र राज्य में बराबर है। राज्यों के पास अपना एक सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के पास अपना एक गवर्नर होगा, जिसका निर्वाचन होगा, नियुक्ति नहीं होगी, जिसका निर्वाचन सामान्यतः जनता के द्वारा किया जाएगा। और संविधान में संशोधन करने के लिए, जो अमेरिका का संविधान है ना, उसमें संशोधन करने के लिए कितना बहुमत, अर्थात 3/4 बहुमत की आवश्यकता होगी। संविधान में संशोधन करने के लिए 3/4 राज्यों की सहमति, ठीक है, आवश्यक होगी। किसमें? इसमें। उसके बाद इसमें चाहिएगा, अमेरिकी संविधान में चाहिएगा, ठीक है, अमेरिकी मॉडल में। और
जो सीनेटर है ना, सीनेटर अर्थात प्रत्येक राज्य में जी 50 राज्य हैं और एक राज्य में से कितने, 2, तो संख्या इतनी कितनी सीनेटर हो गए, अगर 50 राज्य में और प्रत्येक राज्य में 2 सीनेटर तो संख्या कितनी हो गई, 100 सीनेटर हो गई। ठीक है, और सीनेटर की संख्या मीन्स उस क्षेत्र की जनसंख्या, उस क्षेत्र के मीन्स क्या, उस क्षेत्र का मीन्स क्या है, उसका एरिया, क्षेत्रफल, उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। यही आपका क्या है, इसी को अमेरिकी मॉडल अपन बोलते हैं। उसके बाद कनाडाई मॉडल, ये मैंने सब कल आपको बता दिए, लिखा दिए, आज रिवीजन करा रहा हूँ शॉर्ट में। ये कनाडाई मॉडल भी क्या करता है, केंद्र और राज्य की सहभागिता की बात करता है। ये अर्थात यहाँ पर क्या था, एक छोटा पहले भूभाग था और प्रशासनिक कुशलता के आधार पर उसके अलग अलग कर दिया गया, अर्थात राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, ठीक है, जो है ना कनाडाई मॉडल, इसमें भी क्या होता है, उसके बाद इसमें भी क्या होता है, कनाडाई मॉडल में क्या होता है, यहाँ पर जो संविधान में संशोधन करते हैं ना, इतना टाइट नहीं होता है, या राज्यों की इतनी सहमति आवश्यक नहीं होती। कौन से मॉडल में, उसके बाद इसमें मॉडल में, कनाडाई मॉडल में नहीं आवश्यकता होती। और भारत में कौन सा मॉडल लागू है, ये पूछा गया है, कनाडाई ही मॉडल लागू है। क्यों, क्योंकि ये मॉडल ही केंद्र और राज्य की सहभागिता की बात मीन्स करता है। और ये क्या है, इसको बोलेंगे, इसको जो है ना कनाडाई मॉडल क्या है, इसको बोलेंगे एक क्या है आपका, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। ये क्या है आपका, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। ठीक है, मीन्स केंद्र या संघ, ठीक है, राज्य सरकार के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने की शक्ति रखती है। अपन ने कल यहाँ तक देख लिया था, आज अपन चालू करेंगे लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, सामान्यतः लोकतंत्र लातिनी भाषा के शब्द डेमो प्लस केटस से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। जनता के लिए जनता द्वारा शासन संचालित करना ही सामान्यतः लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण भागीदारी जनता की हो, उसे ही सामान्यतः लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इंडिया कौन सा है, ठीक है, इंडिया डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इंडिया, ठीक है, उसके बाद इंडिया कौन सा है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, परंतु जो प्रतिनिधि होते हैं ना, जब नीति निर्माण करते हैं, जब मतदाता की राय को सम्मिलित नहीं करते हैं। दुनिया का एकमात्र लोकतंत्र जहाँ पर प्रत्यक्ष ठीक है, दुनिया का एकमात्र देश जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है, जी आयुष कौन सा देश है बेटा, ठीक है, स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। यहाँ के मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और जब प्रतिनिधि नीति निर्माण करते हैं, कोई योजना लाते हैं, तो मतदाता की राय को भी सम्मिलित, ठीक है, करते हैं। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। उसके बाद देखेंगे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की मीन्स विशेषताएं। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मेरे को आज बता दो, ठीक है, फिर अपन आगे रफ्तार कल से अपन बढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसी प्रकार की सीरीज देखने के लिए, ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।